जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मेरे प्यारे मित्रों, हम जो लेके आए हैं क्वेश्चन, ये 12th क्लास हिस्ट्री के लेकर आया हूँ। और को यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो ये टॉपिक संख्या सेकंड है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग राजा, किसान और नगर चैप्टर नेम है दोस्तों। और इसमें मूल रूप से देखा जाए तो 600 बीसी से 600 ईसा पूर्व से 600 एडी तक हम लोग 600 सेंचुरी तक हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ यदि आप ये अच्छे तरीके से यदि देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 85% से ऊपर क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। क्वेश्चन संख्या दोस्तों फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, सबसे पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद आपको पता है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। सबसे पुरानी बुक यदि पूछा जाए तो भारत का ऋग्वेदाज है। और इस बुक में यदि देखा जाए तो जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी गॉड हैं, उनके लिए प्रेयर की बात की गई है। तो कभी भी सवाल आए विश्व का सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो कौन सा है, ऋग्वेदाज है। इससे कोई ज़्यादा पुराना नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेम्स प्रिंसेप, ये जो जेम्स प्रिंसेप थे ये ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने ही पहली बार अशोका के स्क्रिप्ट को पढ़ा। या आपसे सवाल यह दे सकता है आपके एग्जाम में कि भारत में किसके स्क्रिप्ट को, किसके अभिलेख को पहली बार पढ़ा गया, तो सम्राट अशोक के स्क्रिप्ट को पढ़ा गया। पढ़ने वाला, स्टडी करने वाला बंदा कौन था, जेम्स प्रिंसेप। और ये कब पढ़ा गया भाई, 1838 में। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान बढ़ाते हैं। खरोष्टी लिपि एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। खरोष्टी लिपि है का मुख्य केंद्र ये पूछा जाता है। खरोष्टी लिपि के प्रमाण सम्राट अशोका ने कई लिपि का यूज किए हैं, जैसे खरोष्टी का किए हैं, ब्राह्मणी किए हैं, अरामाई किए हैं। तो यहाँ पे खरोष्टी है। खरोष्टी लिपि का मुख्य केंद्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान रहा है। कई बार आपके एग्जाम में आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में, तो यह भी सही होगा। और इस स्क्रिप्ट की दोस्तों खास बातें यह थी कि ये राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, जैसे हम लोग जो लिखते हैं मुख्य रूप से वो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, है ना। लेकिन ये उल्टे लिखे जाते थे खरोष्टी लिपि। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सम्राट अशोका के बारे में कहा गया है। सम्राट अशोका के कुछ और नाम मिलते हैं, जैसे प्रियदर्शी, देवानाम, प्रिय, उपनाम भी मिलता है। तो इनके 3 नाम थे, सम्राट अशोका, प्रियदर्शी, देवानाम, प्रिय। और यदि कभी सवाल आपके एग्जाम में पूछ दे कि सबसे ज़्यादा वर्णन किसका मिला है, तो सबसे ज़्यादा जो अभिलेख इनके मिले हैं, स्टोन के मिले हैं, चाहे पिलर के मिले, कुछ भी मिले हो, तो सबसे ज़्यादा जो इनका नाम मिला है तो देवानाम, प्रिय की चर्चा हुई है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। जेम्स प्रिंसेप, ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप के बारे में मैं बता चुका हूँ। जेम्स प्रिंसेप ने ही फर्स्ट टाइम ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का को स्टडी किया या पढ़ा। तो ये पूछा जा सकता है कि जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले फर्स्ट टाइम किस लिपि को पढ़ा, तो ब्राह्मणी को, उसके बाद खरोष्टी लिपि को। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, जितने दोस्तों स्क्रिप्ट लिखने वाले जितने भी, क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी उतना था नहीं, स्टोन वगैरह पे लिखे जाते थे, तो उस समय जितने भी स्क्रिप्ट थे मैक्सिमम संस्कृत भाषा में, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ अशोका के एक और लिपि मिले हैं, अरामाइक का भी यूज करते थे। और इनकी जो लैंग्वेज जो थी प्राकृत और संस्कृत, तो दोनों। लेकिन यहाँ देखिएगा तो सम्राट अशोका के जो स्क्रिप्ट मिले हैं वो सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज का यूज हुआ है, तो प्राकृत का यूज हुआ है। मैं दोबारा आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, 3 लिपि, एक ब्राह्मणी है, दूसरा खरोष्टी है और तीसरा अरामाइक है। खरोष्टी लिपि उल्टे लिखे जाते थे, बाकी ये दोनों सीधे लिखे जाते थे। और जनरली इनके सम्राट अशोका के कार्यकाल में प्राकृत लैंग्वेज का यूज होता था। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे ही जाते हैं। टोटल यदि देखा जाए तो महाजनपदा की टोटल संख्या कितनी थी, तो 16 थी। इन सभी में दोस्तों देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ताकतवर जो महाजनपद था वो कौन सा था, मगध था।
मगध के अलावा भी कुछ पावरफुल महाजनपदा हुए हैं, ठीक है, जैसे बज्जी, कौशल, कुरु, पंचाल, गांधार और अवंती। तो इन सभी के भी प्रमुखों में नाम मिलते हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सबसे पावरफुल महाजनपदा कौन था, तो मगध महाजनपदा था। जनपद का अर्थ क्या होता है, तो बहुत बड़ा जो एरिया होता है, एक बहुत बड़ा एरिया, उसे जहाँ पे लोग बाग रहेंगे, जब एरिया होगा लोग बाग रहेंगे, उसमें शासन करने वाले एक किंग होंगे, उसी को जनपद कह दिया जाता है। लेकिन कई बड़े बड़े एरिया को मिला देते हैं तो उसे हम लोग कह देते हैं महाजनपद। महाजनपद का मतलब ग्रेट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। ओलिगार्की एक वर्ड आया है आपके बुक में। ओलिगार्की क्या है, तो ओलिगार्की का मतलब यह होता है वैसा क्षेत्र जहाँ पे पुरुष होगा, तो मेल का जो शासन होता है उसे ओलिगार्की कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, हड़प्पा में किसका शासन था, तो महिलाओं का शासन था। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर, मगध। मगध के बारे में कई सवाल आ चुका है आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। यहाँ से एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव भी पूछे जाएंगे, तो यहाँ से दोनों कवर हो जाएगा। मगध, मगध महाजनपद प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है भाई। सभी महाजनपदों में सबसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी राजधानी क्या थी, तो यहाँ सीरीज में याद रखिएगा। मगध महाजनपद की दोस्तों पहली राजधानी राजगीर थी, उसके बाद पाटलिपुत्र बना, फिर वैशाली बना, फिर उल्टा पाटलिपुत्र बना, और प्रेजेंट टाइम में यही पाटलिपुत्रा पटना के नाम से जाना जाता है। कई बार आपसे सवाल यह पूछ दिया जाता है कि पाटलिपुत्रा का नाम पटना किसने रखा, तो आपको पता है जीटी रोड का निर्माण किन्होंने करवाया था, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्रा का नाम चेंज करके पटना रख दिया। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। मगध से ही रिलेटेड है क्योंकि मेन तो मगध महाजनपद ही है। कह रहा है मगध पावरफुल होने का क्या रीज़न है, आखिर मगध ही क्यों, तो इसके बारे में कहा जाता है ये सबसे पहले गंगा और सोन जो रिवर है इनके बीच स्थित था। अब इनके बीच स्थित होगा तो सेफ्टी के लिए अच्छा होगा, एग्रीकल्चर भी यहाँ का बड़ा अच्छा था। भारत में पहली बार ध्यान रखिएगा आयरन जो बेल्ट मिला है ना, लोहे के प्रमाण यहाँ से पूछा जाता है। लोहे के प्रमाण कब मिला है, 1000 BC में। और यह जो लोहा का प्रमाण मिला है उस समय बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। तो यही महाजनपदा का, क्योंकि लोहा मिलेगा तो लड़ाई करने में इन्हें आसानी होगी, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। इसके साथ साथ महाजनपदा में उस समय उड़ीसा में दोस्तों हाथी, एलिफेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, तो लड़ाई वगैरह में एलिफेंट वगैरह का यूज किया जाता था। और जितने भी किंग हुए हैं वो सभी के सभी इस क्षेत्र में पावरफुल हुए हैं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जो इनकी राजधानी थी मैं बताया हूँ, मगध की पहली राजधानी क्या थी दोस्तों, तो राजगीर थी। यह 3 और हिल एरिया से, पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। वंश और शासक, ये डायनेस्टी हो गया, एम्पायर हो गया, यहाँ हो गया किंग, ठीक है। लेकिन यहाँ किंग फाउंडर है, ध्यान रखिएगा, संस्थापक जिसे हम लोग कहते हैं। तो मगध पर पहला डायनेस्टी कौन आया, हर्यका डायनेस्टी, हर्यक वंश। इसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर बिंबिसार। दूसरा आया नागा डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन थे भाई, शिशुनाग। फिर आया नंद डायनेस्टी, इसके फाउंडर महापद्म नंद। और मौर्य का आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी है पूछे ही जाएंगे। तो हर्यक की स्थापना किसने की, बिंबिसार। नाग की स्थापना शिशुनाग। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। आगे इसी प्रकार दोस्तों कुछ प्रश्न मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे देखते हैं। देखिए हर्यका डायनेस्टी बताए थे पहला था, इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा, ये सब बीसी में होंगे, ठीक है। 544 से 413, ठीक है। सबसे पहले किंग जो आएंगे फाउंडर बिंबिसार, मेन मैं किंग की चर्चा कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे अजात शत्रु, तीसरे नंबर पे उदयन, ठीक है। नागा डायनेस्टी, यदि हर्यका खत्म होगा तो नागा आएगा, नागा समाप्त होगा नंदा आएगा, नंदा समाप्त होगा तो मौर्य आएगा। नाग डायनेस्टी दोस्तों शुरू कब हुआ है, जब ये खत्म हो जाएगा हर्यका। 413 में, समाप्त कब हुआ, 345 BC में। पहले इसके शासक शिशुनाग, दूसरा कौन थे, कालाशोक। इसी प्रकार आप लोग महापद्म नंद, नंद वंश की भी बात करते हैं, महापद्म नंद और धनानंद,
ठीक है। इसी तरह से दोस्तों मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके बाद बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, और इसके बाद किंग कौन बने थे, सम्राट अशोका। तो इसे विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में कैपिटल पूछ दिया जाता है, तो कैपिटल पे ध्यान रखिएगा। महाजनपदा एक और है, दूसरा इसका कैपिटल राजधानी है। तो मगध का कैपिटल राजगीर, अंग का चंपा, बज्जी का वैशाली, ठीक है। ये तीनों जो दोस्तों महाजनपदा था ना पहले के तीन, ये तीनों के तीनों बिहार में पड़ता था। कई बार पूछ दिया जाता है इनमें से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था, तो इन तीनों के अलावा जो भी होगा वो बिहार में नहीं होगा। काशी का क्या हो गया, बनारस, कौशल का श्रावस्ती, सूरसेन का मथुरा, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्र, अस्मक का पोटली। अब यहाँ से क्वेश्चन अस्मक से पूछा जा सकता है दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि वह एकमात्र महाजनपद जो साउथ इंडिया में, ध्यान रखिएगा एक ही महाजनपद दोस्तों ऐसा है जो साउथ इंडिया में लोकेटेड था, सिचुएटेड था, स्थित था, उसका नाम अस्मक है और इसका कैपिटल पोटली है। इसी प्रकार गांधार, गांधार का कैपिटल क्या, तक्षशिला। कंबोज का दोस्तों पुष्कलावती। सबसे नॉर्थ वेस्ट में, यह अभी कंबोज से भी पूछा जा सकता है सवाल, कि सबसे नॉर्थ वेस्ट में, सबसे उत्तर पश्चिम में जो महाजनपदा था उसका नाम क्या था, कंबोज। और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा ये महाजनपदा अफगानिस्तान में पड़ता था। और उसके बाद अवंती, उज्जैन। तो इतने महाजनपदा के यदि कैपिटल यदि याद रखेंगे अच्छे तरीके से तो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या, राजगृह का अर्थ क्या होता है, जो राजगीर जो राजधानी बनाई थी उसका अर्थ क्या होता है, तो राजाओं का घर। ऐसे कई बार पूछ देता है राजगीर का अर्थ क्या होता है, मीन्स क्या होता है, तो राजाओं का घर होता है। अब इसी को दोस्तों शुरू करते हैं। महाजनपदा में बताए थे पहला किंग कौन बना था, तो हर्यक बना था, या हर्यक डायनेस्टी आया था। तो एक एक करके हम लोग डायनेस्टी की चर्चा यहीं पे कर लेते हैं। अब हर्यक के बारे में दोस्तों हम बात करें तो आपको बता चुके हैं कि हर्यक वंश के फाउंडर जो संस्थापक थे बिंबिसार थे। तो इसके बारे में देखिए, बिंबिसार के समय एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, बहुत बड़ा चिकित्सक था जिनका नाम था जीवक, ठीक है। अवंती के थोड़ी अवंती के दोस्तों यदि देखा जाए तो अवंती के जो किंग थे मुख्य रूप से उनका नाम क्या था, चंड प्रद्योग। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि बिंबिसार ने किसके दरबार में अपना राज्य वैद्य को भेजा था। तो अपना राज्य वैद्य को दोस्तों चंड प्रद्योग को ये भेजा था। किसने भेजा था, तो बिंबिसार ने। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है चरक संहिता। तो ये भी आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आगे यदि दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पूछा गया है कि जो हर्यका जो डायनेस्टी है, ठीक है, जो हर्यका डायनेस्टी है इसको पितृहीनता वाला वंश भी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जितने भी किंग हुए हैं उनके बेटे ने उसकी हत्या कर दी। मतलब यदि देखा जाए तो बिंबिसार की हत्या कौन करेगा, हरे दूसरा किंग जो आएगा अजातशत्रु इसका बेटा, फिर उसकी हत्या उसका बेटा उदयन ने कर दिया। इसलिए पितृहीनता मतलब फादर को मारने वाला वंश किसे कहा गया, तो हर्यका डायनेस्टी को कहा गया। आगे दोस्तों इसी में पढ़ते हैं, कह रहा है पितृहीनता वाला वंश भी माना जाता है। बिंबिसार के बाद यदि दोस्तों देखा जाए तो बिंबिसार के बाद अगला किंग कौन बना, तो अगला किंग दोस्तों इसका पुत्र अजातशत्रु बनता है जो अपने पिता की हत्या करता है। अजातशत्रु के टाइम यदि देखा जाए तो बौद्ध धर्म का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस पहला सम्मेलन हुआ, कब हुआ, 483 बीसी में, और कहाँ होगा, राजगीर में। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जो फोर्थ वीडियो आपका बनेगा उसमें बौद्धिज्म और जैनिज्म डीप रूप से मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन 483 बीसी, 483 बीसी मतलब ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। अजातशत्रु की प्रमुख दोस्तों लड़ाई हुई थी, 16 वर्ष तक चली थी। वैशाली की एक राजकुमारी थी, ठीक है, उनके साथ हुई थी। इसके बाद अजातशत्रु का पुत्र बनता है राजा उदयन, ठीक है। उदयन अपने बाप की हत्या कर देता है। और उदयन ने, यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है कि किन्होंने पाटलिपुत्र राजधानी राजगीर से चेंज कर दिया, पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई, तो उदयन ने दोस्तों पाटलिपुत्र राजधानी बनाई है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो हर्यका डायनेस्टी हो गया, जो आपके बुक में है उससे ज़्यादा मैं मटेरियल दे रहा हूँ, है ना।
तो जहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे यहीं से पूछे जाएंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से 2 से 3 बार पढ़ लें, और बच्चों जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी के पास ये शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग। नागा डायनेस्टी की बात करें तो दूसरा वंश महाजनपद का नागा था। इसके महत्वपूर्ण दोस्तों शासक कौन थे, मैं आपको पहले बता दिया हूँ। एक तो शासक शिशुनाग थे, लेकिन शिशुनाग फाउंडर था, मेन जो शासक थे उसका नाम था कालाशोक। ठीक है। इसी के समय दोस्तों 383 ईसा पूर्व में या बीसी में बौद्ध धर्म का सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ है, और यह कहाँ हुआ था, तो वैशाली में आयोजित किया गया था। इसके बाद तीसरा डायनेस्टी आता है नंदा डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, तो इसमें एक ही चीज़ जानना है कि जैन धर्म को ये मानते थे। और नंदा डायनेस्टी का दोस्तों जो लास्ट किंग था उसका नाम था धनानंद। आपको बता चुका हूँ। धनानंद के ही दरबार में कौन रहा करते थे, तो धनानंद के दरबार में दोस्तों चाणक्य रहा करते थे। चाणक्य के बारे में आपको कहानी पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में चाणक्य। तो यदि कहीं पूछ दे कि किसके दरबार में रहा करते थे चाणक्य, पहले तो धनानंद के दरबार में। इसकी भी लंबी चौड़ी कहानी है कि इन्हें निकाल दिया गया फिर ऐसे हुआ, वो बात की बात है। आगे दोस्तों बढ़ते आगे हम लोग आ गए मौर्य डायनेस्टी में, मौर्य वंश में। तो मौर्य डायनेस्टी का हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दे कि मौर्य डायनेस्टी कब से कब रहा भाई। तो मौर्य डायनेस्टी 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहा। तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, 321 में हुई, और इसकी समाप्ति दोस्तों कब हो रही है, तो 185 बीसी में हो रही है। अब मौर्य डायनेस्टी से जो प्रश्न बन रहे हैं उसको देखते हैं। मौर्य साम्राज्य, मौर्य जो एम्पायर है उसके फाउंडर, उसके संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य का दोस्तों दो और नाम है, चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते थे, और इन्हें ही विष्णुगुप्त कहते थे, तो ये भी देख लीजिएगा। इन्होंने दोस्तों एक बुक की रचना, चाणक्य ने एक बुक की रचना की जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कई बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र बुक क्या है, तो अर्थशास्त्र दोस्तों एक राजनीतिक की बुक है, एक पॉलिटिकल की बुक है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, ठीक है तो नाम इकोनॉमिक्स, लेकिन यह एक पॉलिटिकल की बुक है। इनके 3 नाम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं मौर्य डायनेस्टी में ही। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कह रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों दरबार में एक यूनानी एम्बेसडर आया हुआ था, यूनानी राजदूत, जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेगास्थनीज आया तो उस समय मौर्य का कैपिटल कौन सा हो गया था, पाटलिपुत्र। तो इन्होंने मेगास्थनीज के बारे में दोस्तों देखा जाए तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है इंडिका। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इंडिका के राइटर कौन है, तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था भाई, तो मेगास्थनीज एक व्यक्ति थे, एक किंग थे, सेल्यूकस निकेटर। ये अफगानिस्तान के राज किंग थे। इसी के राजदूत दोस्तों कौन थे, मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को कहाँ भेजा, इंडिया, इंडिया अर्थात पाटलिपुत्र भेजा था। इन्होंने पुस्तक जो लिखी इंडिका, इन्हीं बुक में यह दोस्तों मालूम पड़ता है कि जो पाटलिपुत्र जो राजधानी थी उस समय, पाटलिपुत्र को चलाने के लिए 6 टीम होते थे, और एक टीम में दोस्तों 5 सदस्य होते थे। तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 30। तो ऐसे भी कई बार सवाल दे दिया जाता है कि पाटलिपुत्र को चलाने के लिए कितने टीम थे, तो 6 टीम मेंबर थे, 30। और इसकी चर्चा किस बुक में मिलती है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के द्वारा मिलता है ये वर्णन। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं दोस्तों, आगे और भी कुछ सवाल, बहुत सारे सवाल अभी। मौर्य का राजधानी तो आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था, लेकिन राजधानी के अलावा 4 ये छोटी छोटी राजधानियां भी बनाई थी, जिससे अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन चल पाए, रूल रेगुलेशंस। तो 4 इसके छोटे छोटे दोस्तों मिनी कैपिटल थे। वो कौन कौन से थे, तक्षशिला, ठीक है, दूसरा उज्जैन था, तीसरा तोसली था, और चौथा क्या था, सुवर्णगिरी। तो ये चारों याद रखिएगा, ये मिनी कैपिटल माने जाते थे। आगे यदि बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त दोस्तों बाद में जब एज बढ़ने लगा तो बाद में इन्होंने किस धर्म को अपना लिया, तो जैन धर्म को एडॉप्ट कर लिया। उसके बाद ये कर्नाटक चले गए, और कर्नाटक में एक पहाड़ी था, ठीक है,
उस पहाड़ी के पास, उस हिल एरिया का नाम क्या है, चंद्रगिरी की पहाड़ी। वहाँ पे गए, ये तपस्या करने लगे और तपस्या करने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, जिसे अपना हिंदू धर्म में क्या कहते हैं भाई, मोक्ष प्राप्ति कर लिया। कई बार यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, सुवर्णगिरी का अर्थ क्या होता है, तो सोने की खान। हालांकि आपको पता है सबसे ज़्यादा भारत में सोना कहाँ होता है, गोल्ड माइंस कहाँ है, तो कर्नाटका में है। तो सुवर्णगिरी, तो यहाँ देखिए सुवर्णगिरी आ गया ना, सुवर्णगिरी कहाँ पड़ेगा, तो भाई कहाँ पड़ेगा, मुख्य रूप से कर्नाटक में। तो उसलिए की यदि बात करें तो ये उड़ीसा साइड पड़ेंगे दोस्तों। उज्जैन की बात करें तो मध्य प्रदेश, और तक्षशिला पाकिस्तान तो है ही। आगे यदि बढ़ते हैं हम लोग, आगे फटाफट बढ़ते जाते हैं। चंद्रगुप्त के बाद कौन बनेगा राजा, भाई चंद्रगुप्त के बाद इनका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार के दोस्तों दो पुत्र होते हैं, एक का नाम सुसीम होता है, दूसरे का नाम सम्राट अशोका होता है। अभी ऊपर आपको हम बताए थे कि तक्षशिला, तो तक्षशिला पाकिस्तान, उज्जैन मध्य प्रदेश। जो बड़े पुत्र होते हैं वो कहाँ का कमान संभालते हैं, तक्षशिला पाकिस्तान का। और सम्राट अशोका छोटे पुत्र होते हैं, तो राजा बनने से पहले ये कहाँ का कमांडर होते हैं, ये युवराज होते हैं, तो उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में। इसी दौरान दोस्तों आपको पता है, इसी दौरान इन्होंने कौन सा स्तूपा बनवाया था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, सांची स्तूपा। तो कई बार पूछा जाता है कि सांची स्तूपा के फाउंडर कौन है, तो सम्राट अशोका है। आगे दोस्तों ध्यान देते हैं हम लोग, सम्राट अशोका के बारे में। जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो सम्राट अशोका राजा बनते हैं, दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होती है, और यह दोस्तों लड़ाई जो है 4 ईयर तक चलती है। तो दो डेट है, लेकिन प्रॉपर मैं आपको बता दूं, रियल डेट होगा 268 ही होगा, क्योंकि 272 में जब ये राजा बनते हैं तो 4 साल तक लड़ाई करते हैं। और यह माना गया है कि इन्होंने लड़ाई करने के लिए या राजा बनने के लिए 99 अपने ब्रदर्स, 99 भाइयों की हत्या करते हैं। राजा बनने के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है 99 भाइयों की ये हत्या करते हैं सम्राट अशोका। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक की जो प्रमुख लड़ाई, ये आपके स्टार में कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपके फाइनल एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, तो इसे अनदेखा नहीं कीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सम्राट अशोका की दोस्तों प्रमुख लड़ाई की बात करें तो कौन सी फाइट थी, कलिंगा फाइट, कलिंग की लड़ाई थी। ये लड़ाई कहाँ हुई थी, तो ओडिशा में हुई थी। इस लड़ाई की दोस्तों चर्चा बड़े पैमाने पे कहाँ मिलती है, तो 13 नंबर के शिलालेख। अशोका, जैसे आज के डेट में लोग वक्त प्रचार करने के लिए क्या करते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह, तो उस समय बड़े बड़े स्टोन होते थे, स्टोन पे अपने बारे में लिखाते थे कि किंग ने क्या क्या काम किया है, ठीक है। तो 13 नंबर के जो पिलर जो है, स्टोन पिलर हैं काफ़ी बड़े बड़े। टोटल दोस्तों ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोका ने 14 बड़े बड़े पिलर का निर्माण करवाए, जिसमें से 13 नंबर के जो पिलर हैं उसमें कलिंगा फाइट की चर्चा की गई है। कई बार दोस्तों यह पूछ दिया जाता है कि कलिंगा फाइट कहाँ पे हुई थी, या कलिंगा फाइट की चर्चा 13 नंबर के जो पिलर है ये कहाँ है। तो 13 नंबर के जो दोस्तों फिलहाल जो पिलर है ये उड़ीसा में ही स्थित है, और उड़ीसा के एक पहाड़ी है उसका नाम क्या है, हाथी केव, ठीक है। तो हाथी गुफा अभिलेख में ये 13 नंबर के पिलर हैं, और इसी में जो है ना कलिंगा फाइट की चर्चा। अब सवाल कैसे देगा, सवाल साफ साफ देगा कि अशोक ने एकमात्र प्रमुख लड़ाई कौन सी लड़ी थी, कलिंगा फाइट लड़ी थी। क्लियर। कंडीशन नंबर 2, कलिंगा फाइट ये कब लड़े थे, तो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा 261 बीसी, याद रखिएगा कलिंगा फाइट 261 बीसी में ये किए थे। या राजा बनने के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष जो है ना इन्होंने कलिंगा फाइट, तो कलिंगा फाइट उड़ीसा में 261 बीसी में 8वें वर्ष, राजा बनने के बाद 8वें वर्ष किए थे। इसकी चर्चा 13वें शिलालेख में है, और इस शिलालेख को हम लोग हाथी केव, हाथी गुफा के नाम से भी जानते हैं। और सम्राट अशोका ने बड़े बड़े जो स्टोन पिलर बनवाए हैं वो कितने बनवाए, 14 बनवाए थे। आगे दोस्तों ध्यान देते हैं, कुछ और काम किए हैं सम्राट अशोका जी। सम्राट अशोक ने एक नया विचार दिया, एक नया थॉट मार्केट में दोस्तों लाया है विचार, हुआ था धम्मा। कई बार कई बार पूछा जाता है क्या धम्मा धर्म था, नहीं, व्हाट इज धम्मा। तो धम्मा इक्वल टू यह था कि लोग बागों को एक साथ मिलकर रहना है, गुरुओं की, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें इसमें कहा जाता है जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको रिस्पेक्ट, इज्जत देना है, गुरुओं का सेवा करना है ना।
हिंसा नहीं करना है, मतलब जो हम लोग मार काट करते थे पशु पक्षी या लड़ाई झगड़े, इनसे दूर रहना है। कुल मिलाकर देखिए यहाँ करा है टोटल फाइनली यदि बात करें तो ऑनेस्ट के मार्ग पे चलना है। तो धम्मा क्या था, बड़े बुजुर्ग की रिस्पेक्ट करना, जो आज के डेट में समाज में है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं 252 BC, ये याद रखिएगा यह डेट 252 बीसी में है ना, या ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का थर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में, क्योंकि सम्राट अशोका पाटलिपुत्रा में रहा करते थे। और इसी सम्मेलन में दोस्तों जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, उसका फैलाव भारत से बाहर। तो ये पूछा जाता है कि भारत से बाहर किस कॉन्फ्रेंस में बौद्ध धर्म का फैलाव हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, तो थर्ड कॉन्फ्रेंस में सम्राट अशोका ने करवाया था। और उस समय दोस्तों श्रीलंका और इंडोनेशिया में भी इसका फैलाव हुआ था। इसके बाद यदि देखा जाए कई बार यह पूछ देता है कि दो बुक के बारे में पूछ दिया जाएगा, दीपवंश और महावंश। तो ध्यान रखिएगा दीपवंश और महावंश ये दोनों बुक है, ये दोनों श्रीलंकाई बुक है, ठीक है, जो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे दोस्तों ध्यान देते हैं, आगे है श्रीलंका। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का जो प्रचार वगैरह किए थे तो अशोक के पुत्र और पुत्री, अशोक के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा। इन दोनों ने भारत से जा कर के श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार वगैरह वगैरह किए थे। तो इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि सम्राट अशोका बौद्ध धर्म को कितना मानने लगे थे। अच्छा, एक और सवाल पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोका बौद्ध धर्म को मानने से पहले, कलिंगा फाइट के बाद ये बौद्ध धर्म को माने हैं, कलिंगा फाइट से पहले या बौद्ध धर्म को मानने से पहले ये किस धर्म को मानते थे, तो शिव भगवान। तो भोलेनाथ को ये ज़्यादा पसंद पहले करते थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म पे फोकस करने लगे। आगे दोस्तों प्रश्न देखते हैं, अशोक का जो अपना पोता था, अशोक के अपने पोते दशरथ के कहने पर बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये पूछा जा सकता है सवाल, किसके कहने पर सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया, तो अब इसका पोता था, है ना, दशरथ, उनके कहने पे अपनाया, ठीक है। और इनको दोस्तों बौद्ध धर्म में शामिल कौन किया, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक था, बौद्ध जो गुरु था उस समय उपगुप्त, ठीक है, उन्होंने जो है ना बौद्ध धर्म में सम्राट अशोका को शामिल किया। आगे यदि देखा जाए दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक में एक दोस्तों अभिलेख मिला है, स्टोन अभिलेख मिला है, ठीक है, जिसका नाम है मस्की। ये पूछा जाता है कि मस्की अभिलेख कहाँ है, तो कर्नाटक में है। इस अभिलेख में दोस्तों रियल में अशोक का नाम अशोक मिला। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिला है, तो मस्की अभिलेख में मिला है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अशोक ने मूल रूप से देखा जाए तो मैं आपको बता दिया हूँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अब मान लो हर टाइम तो राजा है भाई, बहुत सारे काम होते हैं, तो बौद्ध धर्म का ये प्रचार करने के लिए एक जो है ना पदाधिकारी, एक ऑफिसर को अपॉइंट किया था, जिसका नाम है धम्म महामात्र। तो धम्म महामात्र क्या है, तो धम्म महामात्र एक बौद्धिस्ट ऑफिसर है जो बौद्ध धर्म को क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र जैसे एक ऑफिसर को अपॉइंट किया था। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख रहा हूँ TN, तमिलनाडु, AP का मतलब आंध्र प्रदेश और केरल है। तो इन तीनों क्षेत्रों में कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से डायनेस्टी, कौन कौन से एम्पायर थे दोस्तों। तो तमिलनाडु में चोल डायनेस्टी सीरीज वाइज में है, और आंध्र प्रदेश में चेर डायनेस्टी, और केरल में पांड्या डायनेस्टी था। तो ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश चेर, और केरल में पांड्या। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में एक वर्ड आया है सरदार और सरदारी, ठीक है। तो सरदार और सरदारी क्या होता था, सरदार और सरदारी का वर्णन कहाँ मिलता है, एक्सप्लेनेशन साउथ इंडिया में। सरदार का मतलब एक तरह से यदि देखा जाए तो दोस्तों पावरफुल व्यक्ति हुआ करता था, और सरदारी सामान्य व्यक्ति, मतलब एक तरह से कह सकते हो किंग, या कह सकते हैं बड़े बड़े जो जमींदार होते थे वो सरदार कहलाते थे, और नॉर्मल जो लोग होते थे उसे सरदारी कहते थे। देखिए सरदार का काम वर्क क्या होता था, अनुष्ठान करवाना, पूजा पाठ करवाना, युद्ध का लीडरशिप करना, नेतृत्व करना, जो भी आसपास में विवाद हो रहे हैं उसको सुलझाना। तो ये सब काम किंग ही कर सकते हैं, इसलिए सरदार किंग माना गया है। और यह दोस्तों देखने को मिला है कि ये जो सरदार जो है ना, यह वंशानुगत पद भी हुआ करता था। वंशानुगत का मतलब क्या होता है, यदि
पिता की मृत्यु हो गई तो वो कौन बनेंगे भाई, अगला उनका बेटा बनेगा। लेकिन यहाँ पे यह देखने को मिलता है यह वंशानुगत पद भी हो सकता था अर्थात नहीं भी। तो दोनों आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहा है एक सोर्सेज मिला है, यूनानी सोर्सेज मिला है। यूनानी स्रोतों के अनुसार कह रहा है मौर्य सम्राट के पास लगभग 6 लाख, ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा, मौर्य जो सम्राट थे, जो मौर्य किंग थे, उनके पास 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार घोड़े वाला और 9,000 हाथी थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए कि इतने यदि होंगे घुड़सवार, इतने पैदल सेना होंगे तो क्यों नहीं मगध पावरफुल बनेगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों ये पिछले बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन ध्यान कर। तमिल महाकाव्य, तमिल ग्रंथ, सबसे बड़ी ग्रंथ, जैसे तमिल जो बोले जाते हैं तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला वगैरह में बहुत हद तक बोले जाते हैं। तो तमिल की जो सबसे बड़ी बुक है, बुक कौन सी है, शिल्पपादिकारम। तो ये याद रखिएगा, तमिल महाकाव्य से कहा जाता है। सीधा दे देगा, तमिल महाकाव्य किसे कहा गया, तो शिल्पपादिकारम को कहा गया। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। आगे इसी में है कुषाणा डायनेस्टी के बारे में रखा है थोड़ा सा। तो कुषाण वंश के फाउंडर, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कडफिसस थे। ध्यान रखिएगा, कुजुल कडफिसस थे। लेकिन भारत में कुषाणा डायनेस्टी को स्टेबल करने में, स्थापित करने में कनिष्का का प्रमुख हाथ रहा। कनिष्का मुख्य रूप से देखा जाए तो दोस्तों मथुरा कहाँ है, यूपी में है। कुषाण ने अपनी विशालकाय, तो ऐसे आ सकता है सवाल कि मथुरा जैसे क्षेत्रों में सबसे बड़ी मूर्ति किसकी मिली है या उस समय किसकी बनाई गई थी, तो कुषाणा डायनेस्टी के मूर्तियां बनाई गई थी। कुषाण शासकों को दोस्तों एक टाइटल भी मिला हुआ है, उपाधि मिला हुआ है, जिसका नाम है देवपुत्र। देवपुत्र का मतलब होता है देवताओं का पुत्र। तो कई बार दे देगा कि देवपुत्र की उपाधि किसके द्वारा लिया गया, तो इंडिया में कौन थे पावरफुल, कनिष्का। तो आपके पास जवाब कनिष्का होना चाहिए। आगे दोस्तों हम लोग और बढ़ते हैं। आगे दोस्तों प्रश्न की ओर। भारत में यदि देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ध्यान से संभल करके ये क्वेश्चन देखिएगा। भारत में यदि देखा जाए तो गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया, तो कनिष्का। सीधा सा याद रखिएगा, भारत में गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट टाइम चलाने वाला कौन किंग है, तो कनिष्का, जो कुषाणा डायनेस्टी से है। कनिष्का के बारे में देखा जाए तो इन्होंने भी दोस्तों बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया था, लेकिन बौद्ध धर्म के किस ब्रांच को, तो महायान। और यदि अशोका की दोस्तों हम बात करें तो हीनयानी। ठीक है, तो अशोका ने बौद्ध धर्म के किस ब्रांच को, किस शाखा को अपनाया था, तो हीनयान। ठीक है, और इन्होंने किसको अपनाया था, तो महायान। और महायान, आप इससे संबंधित आपको पता है विश्व का दोस्तों सबसे पुराना जो यूनिवर्सिटी है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, और दूसरी दोस्तों पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, लेकिन बौद्ध धर्म के किस ब्रांच से है, तो महायान शाखा से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान बढ़ाते हैं। कनिष्का, कनिष्का के द्वारा अफगानिस्तान के बामियान में, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, अफगानिस्तान में दोस्तों एक प्लेस है बामियान। बामियान में बौद्ध की बहुत बड़ी एक मूर्तियां बनवाए हैं जिसे लाइट ऑफ एशिया। तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि लाइट ऑफ एशिया किस भगवान को कहा गया, तो बौद्ध भगवान को कहा गया। इनकी मूर्ति सबसे बड़ी कहाँ बनाई गई है, हालांकि इनकी सबसे बड़ी मूर्ति चाइना में है, लेकिन मैं इंडिया के रिलेटेड कर रहा हूँ जो जिन्होंने राजा ने बनवाया है। ठीक है, तो कनिष्का ने अफगानिस्तान के बामियान में बौद्ध की सबसे बड़ी मूर्तियां बनवाए हैं जिसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लेकिन मिस मत कीजिएगा, यदि पूछा जाए सबसे बड़ी मूर्ति बौद्ध की कहाँ है, तो चाइना में। ठीक है, इसे गांधार शैली, जो कल्चर जो दोस्तों अलग अलग डिजाइन के जो बनाए हैं, तो इसमें कौन कौन से कल्चर डेवलपमेंट किया गया, इसके 3 नाम है। इसे गांधार कल्चर, गांधार शैली भी कहते हैं, यूनानी शैली भी कहते हैं, और हेलेनिस्ट शैली के नाम से भी जानते हैं। आगे दोस्तों सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में मैचिंग में, एमसीक्यू में, कि कुबेर, कुबेर कौन थे, तो धन के देवता, मनी इनके पास होता था। वरुण समुद्र के देवी देवता होते थे दोस्तों। इंद्र भगवान वर्षा रेन करवाने वाले देवता होते थे। और यम के बारे में आपको पता है, यमराज मृत्यु देव होते थे। तो ये एमसीक्यू टाइप के हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुबेर धन देवता, वरुण समुद्र देव, इंद्र वर्षा के देव, और यम मृत्यु देव होते थे। आगे यदि हम लोग बात करें दोस्तों गुप्ता वंश से भी आपके बुक में है कुछ सवाल, तो मैं देख लिया हूँ और यहाँ पे करवा रहा हूँ।
गुप्त वंश की यदि बात करें दोस्तों, गुप्त वंश के फाउंडर कौन है, तो श्री गुप्त। पहला तो यही है गुप्त वंश के संस्थापक। इसके बाद सीरीज वाइज में देखिए कुछ किंग प्रमुख आए हैं, तो इसे याद रखिएगा। पहले श्री गुप्त, दूसरे नंबर पे घटोत्कच, तीसरे नंबर पे चंद्रगुप्त फर्स्ट, चौथे नंबर पे दोस्तों समुद्रगुप्त। यहीं पे याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्ता को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त सेकेंड आया है, और इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। द्वितीय हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा है ना मिस्टेक हो गया, ठीक है। और उसके बाद कुमारगुप्त। ये कुछ प्रमुख दोस्तों किंग हुए हैं गुप्ता में, जो अच्छे अच्छे काम किए हैं। हालांकि ये दोनों जरूर याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्ता, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकेंड को कहा जाता है। आगे दोस्तों हम यदि बात करें तो समुद्रगुप्ता को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अभी मैं जस्ट बताया हूँ। इनके दरबार में जो मेन जो थे, या इनके प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था हरिसेन। कई बार पूछा गया है। समुद्रगुप्ता को सलाह देने के लिए सबसे उच्च पदाधिकारी प्रधानमंत्री कौन थे, हरिसेन। हरिसेन ने दोस्तों एक स्क्रिप्ट एक बुक भी लिखे हैं जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। या तो आपको दे देगा इलाहाबाद स्तंभ लेख, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख हो या प्रयाग प्रशस्ति। क्योंकि दोस्तों यदि देखा जाए तो इलाहाबाद पहले नाम होता था, लेकिन इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिए हैं योगी सरकार ने। उसका नाम क्या हो गया, इलाहाबाद का नाम हो गया प्रयागराज। तो इसलिए इलाहाबाद इसे अभिलेख भी कहेंगे और प्रयाग अभिलेख भी कहेंगे। इसके राइटर कौन है, तो हरिसेन है। हरिसेन किसके दरबार में थे, समुद्रगुप्ता के दरबार में थे, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू बेस्ड है। गृहपति एक वर्ड आया है, गृहपति क्या होता था, घर का मुखिया, ठीक है। तो घर के जो बड़े होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। कभी कभी इतने ये पावरफुल होते थे कि आसपास के समाज का भी डिसीजन लेने की इनके पास क्षमता था। आगे दोस्तों बढ़ते हैं गुजरात। गुजरात में एक लेक्स मिले हैं, झील मिले हैं, जिसका नाम सुदर्शन झील है। इसका निर्माण दोस्तों यदि देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। इसका निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, लेकिन जब टूट गया था तो इसको बाद में रिपेयरिंग कौन करवाया, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन किस डायनेस्टी से है, तो शका डायनेस्टी। तो ये याद रखिएगा, शक डायनेस्टी के मेन जो किंग हुए हैं रुद्रदामन होने हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में जो सुदर्शन लेक था ये बनवाए थे। जब ये टूट गया था तो उसको रिपेयर करने का काम रुद्रदामन ने किया था, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक वर्ड यहाँ पे आएगा गिरनार। गिरनार कहाँ है, तो गिरनार भी दोस्तों एक प्लेस है जो सुदर्शन लेक के पास ही है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सुदर्शन लेक गुजरात में है तो गिरनार भी प्लेस कहाँ होगा, गुजरात में होगा। आगे एक और वर्ड आया है दोस्तों, ठीक है, गनदिन्तु। गनदिन्तु क्या है, गनदिन्तु एक दोस्तों जातक नामक एक कहानी। जातक कहानी का मतलब होता है कहावतें, समझते हैं ना, मुहावरे। तो उस तरह की एक कहानी मिली हुई है इसमें, जिसमें कहा गया है एक जो है ना कपटी राजा थे, गंदे राजा थे, जिन्होंने राजा प्रजा पे जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो ऐसे शब्द आ सकता है कि गनदिन्तु या गंधदिन्तु नामक जातक कहानी में क्या है, तो एक जो राजा थे, कपटी राजा थे, या रूढ़िवादी राजा, या गंदे का शब्द, गंदे इन द सेंस प्रजा को खुश ना करने वाले, तो प्रजा को अक्सर ये दुखी किया करते थे। आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, मनुस्मृति। मनुस्मृति दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बुक है, और इसमें यदि देखा जाए तो इसमें क्या है, विधि ग्रंथ। यदि पूछा जाए कि मनुस्मृति में किस चीज़ की चर्चा है, तो लॉ की चर्चा है, ठीक है। तो रूल रेगुलेशन लॉ की चर्चा किस बुक में मिलती है, तो मनुस्मृति में। इसी प्रकार दोस्तों देखा जाए, अभी मैं ऊपर बता रहा था कि चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसका नाम विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त सेकेंड की दोस्तों एक पुत्री थी जिसका नाम है प्रभावती गुप्ता, ठीक है, या प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त का टाइम याद रखिएगा, 375 से 415 ईस्वी। तो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त सेकेंड की पुत्री थी, और इनका विवाह जो दोस्तों हुआ था वह साउथ इंडिया में वकाटका परिवार में। ऐसे आ सकता है कि प्रभावती गुप्त कौन थी, चंद्रगुप्त की पुत्री थी, और इसका जो इनका शादी हुआ था साउथ इंडिया वकाटका परिवार में हुआ था। प्रभागुप्ती पे यदि वहाँ देखा जाए, जो प्रभावती गुप्ता थी बड़े पैमाने पे दान भी किया करती थी। तो एक अनुमान लगाया गया है कि बाद में जो है साउथ इंडिया में बकाटका में कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन मेन यदि किंगशिप की बात करें तो प्रभावती गुप्त बन गई। कहने का मतलब महिलाओं का शासन हुआ होगा।
ऐसे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अग्रहारा या अग्रहार, इंग्लिश में होगा अग्रहारा, हिंदी में अग्रहार। तो अग्रहार क्या होता है दोस्तों? तो अग्रहार वैसे क्षेत्र को कहते हैं जिसे ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। जैसे पंडित वगैरह को दान करते तो उस समय लैंड एरिया, ध्यान रखिएगा, लैंड एरिया को जो दान में देते थे, किसको दान में देते थे? ब्राह्मण को देते थे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अग्रहार। ठीक है, तो अग्रहार क्या हो गया? वैसा भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। और ये जो भूमि दान में दिया जाता था, सिंपल सी बात है, इस पे इससे जो है ना टैक्स नहीं लिया करते होंगे। आगे दोस्तों सवाल करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, लेकिन आप एक बार ये पढ़ लेंगे ना तो इससे बाहर जो है ना इस टॉपिक से पूछा नहीं जाएगा। बाणभट्ट के बारे में आया है। बाणभट्ट एक दोस्तों बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। और बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन काफ़ी पावरफुल किंग थे और इन्होंने दोस्तों हरियाणा के थानेश्वर और उत्तर प्रदेश के कन्नौज पे शासन किया। तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था या प्रधानमंत्री बाणभट्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखा है जिनका नाम है हर्षचरित्र। तो यहाँ देखिए, हर्षवर्धन ने नहीं लिखा हर्षचरित्र, यहाँ डाउट हो सकता है। बाणभट्ट के राइटर बाणभट्ट ने लिखे एक बुक हर्षचरित्र। इस बुक में दोस्तों हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है, और हर्षवर्धन की बहन कौन थी? राजश्री थी। ठीक है, इनका विवाह दोस्तों कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। आगे यदि दोस्तों हम बढ़ते हैं तो आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो एक वर्ड आया है श्रेणी। श्रेणी क्या था? तो श्रेणी दोस्तों उत्पादक और व्यापारियों के जो व्यापारी के जो समूह होते थे या किसानों के जो ग्रुप होते थे, ठीक है, उसे कहते। तो श्रेणी क्या था? व्यापारियों के ग्रुप या किसानों के ग्रुप को हम लोग श्रेणी कहते थे। इसी तरह से एक वर्ड आया सेट्टी। सेट्टी क्या होता था? सबसे ऐसा पूछा जा सकता है कि उस समय सबसे अच्छे ट्रेडर, सबसे अच्छे व्यापारी को क्या कहते थे? तो सेट्टी कहते थे और व्यापारियों के ग्रुप को श्रेणी कहते थे। गुप्त काल, फैक्चुअल बिल्कुल क्वेश्चन है। जो गुप्ता डायनेस्टी हुआ, गुप्त काल को गोल्डन एज भी कहते हैं दोस्तों। सीधा सीधा सा सवाल है, गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से, गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा, यदि पूछा जाए, रेंडमली क्वेश्चन है ये सब फैक्चुअल, भारत में सबसे ज़्यादा जो स्पाइसी मसाला जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? केरल राज्य में। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं। एक यूनानी समुद्र यात्री, एक यूनानी था जो समुद्र में यात्रा कर रहा था, उन्होंने एक दोस्तों बुक लिखे हैं, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखा गया? तो यात्री जो होते हैं, है ना, उनके द्वारा लिखा गया। और इसमें बड़े पैमाने पे दोस्तों साउथ इंडिया के बारे में वर्णन किया गया है। और देखिए ब्लैक पेपर, है ना, काली मिर्च और दालचीनी की भी बड़े पैमाने पे चर्चा मिलती है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है पेरिप्लस का मतलब क्या होता है? पेरिप्लस का अर्थ, तो पेरिप्लस एक यूनानी वर्ड है और इथ्रियन भी एक यूनानी लैंग्वेज, सॉरी, पेरिप्लस दोस्तों वर्ड नहीं है, एक यूनानी लैंग्वेज है और इरिथ्रियन भी यूनानी लैंग्वेज है। इरिथ्रियन का मतलब क्या? पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन का मतलब क्या होता है? रेड ओशियन। तो रेड ओशियन देखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब रेड ओशियन के मार्ग से क्या करते थे? व्यापार वगैरह किया करते थे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। भारत में सबसे, देखिए यहाँ से क्वेश्चन, भारत में यदि पूछा जाए सबसे पुराने, सबसे ओल्ड कॉइन्स जो मिले हैं, आहत के कॉइन्स मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पुराने जो कॉइन्स सिक्के मिले हैं वह आहत के मिले हैं। और ये दोस्तों सिक्के चांदी और तांबे, कहने का मतलब सिल्वर और कॉपर के भी होते थे। और ये कब के हैं? लगभग लगभग तो 600 BC, 600 ईसा पूर्व के आसपास। तो भारत का सबसे पुराना जो सिक्का है वो कौन सा? आहत है, जो चांदी और तांबे, सिल्वर और कॉपर में भी दिखाई पड़ते थे। अगले की यदि बात करें तो पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में दोस्तों एक डायनेस्टी के बारे में चर्चा मिलता है, योधय के सिक्के मिले। तो ऐसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि योधय जो राजवंश है, योधय जो एम्पायर है, उनके सिक्के कहाँ से मिले हैं, क्वाइंस? तो पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों से मिले हैं। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं। देवानाम प्रिय का मतलब मैं आपको बताया हूँ, सम्राट अशोका की ये टाइटल लिए हुए हैं। देवानाम प्रिय का मतलब क्या होता है? देवताओं का प्रिय होता है। और प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? देखने में सुंदर। इसी प्रकार ये क्वेश्चन, भारत पर सिकंदर का आक्रमण, इंडिया पे दोस्तों सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? तो 327 से 325 BC, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 327 से 325 BC में हुआ। और ध्यान रखिएगा
J&K में एक रिवर है दोस्तों जिसका नाम है झेलम। यह झेलम नदी तक आ चुका था। इसी तरह से देखा जाए तो कनिष्का किंग कब बना, तो 78 BC में कनिष्का जो कुषाणा डायनेस्टी का था वो राजा बने। ठीक है, आगे दोस्तों यदि बात करते हैं सातवाहना, ये इंपॉर्टेंट है। सातवाहना एक डायनेस्टी हुआ है साउथ इंडिया में, उनके नाम के आगे माताओं का नाम लगता था। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे डायनेस्टी हुए हैं उसके राजा जो होते थे, किंग जो होते थे, उनके नाम के आगे जो टाइटल लगता था, मम्मी का नाम, माता का नाम लगता था। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो ये गौतमी नाम क्या है, ये लेडीज का नाम है। तो सातवाहना डायनेस्टी ऐसा लगता है कि मदर जो है ना, रूल रेगुलेशन वहाँ पे ज़्यादा हुआ करता था। आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समुद्रगुप्ता का फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सब एकदम बिल्कुल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। समुद्रगुप्ता का जो दोस्तों शासनकाल टाइम पीरियड था, तो 335 से 375, 335 से 375 ईस्वी था, AD था। इसी तरह से चंद्रगुप्त सेकेंडा का, चंद्रगुप्त सेकेंड इसके पुत्र थे तो इसके बाद आएगा, 375 से 415 ईस्वी था। इसी प्रकार दोस्तों हर्षवर्धन का जो टाइम था 606 से 647 ईस्वी था। आगे यदि देखा जाए तो चीनी यात्री, ये पूछा जाता फाहियान किसके समय आया, तो चाइनीज था, ये चाइनीज यात्री था। फाहियान किसके समय आया, चंद्रगुप्ता सेकंड के समय आया था। और दोस्तों हर्षवर्धन के टाइम दो और आया है, एक का नाम है वेनसांग और जिसके नाम है, दूसरे का नाम है श्वेनतसांग। तो ये थोड़ा ध्यान ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है भारत पर, भारत उस समय कहने का मतलब सिंध, सिंध जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये पहले भारत का ही हिस्सा था। तो भारत पर या सिंध पर मुस्लिम या अरब का आक्रमण हुआ। मुस्लिम भी दे सकता है, अरब भी दे सकता है आपके एग्जाम में। तो भारत पर आक्रमण किया गया मुसलमानों के द्वारा, अरबों के द्वारा, कब किया गया, 712 ईस्वी में किया गया। और जो आक्रमणकारी थे, जो मुस्लिम थे, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण 712 AD में, ईस्वी में हुआ था। और उस समय सिंध के दोस्तों जो हिंदू शासक थे उसका नाम क्या था, राजा दाहिर। तो यह भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। अब अंतिम पड़ाव की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 1784 यह भी इम्पोर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1784 ईस्वी में बंगाल में एक संस्था बनी है जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई। उसी प्रकार 1838 में मैं पहले बता चुका हूँ, ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि को पढ़े हैं पहली बार। तो ये पूछा जा सकता है कि पहली बार इसके स्क्रिप्ट को पढ़ा गया, तो ब्राह्मणी लिपि को किसका था, अशोका का, किसने पढ़ा, प्रिंसेप ने। एपिग्राफिया क्या है, तो एपिग्राफिया जो मेगास्थनीज के द्वारा दोस्तों बुक लिखी गई थी ना, इंडिका, तो इंडिका का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा भाग है, जिसे एपिग्राफी कहते हैं। और अंतिम प्रश्न दोस्तों इस चैप्टर का, चंद्रगुप्त मौर्य को और दो नाम से जानते थे, एक को कहते हैं सेंड्रोकोटस, दूसरे को कहते हैं एंड्रोकोटस। तो आज दोस्तों इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय।